नमस्कार, जनता टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 25 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 28,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल पैकेज को भी मंजूरी दे सकती है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आखिरी पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी को असहमति की आवाज सुननी चाहिए। प्रणब दा का कहना था कि पीएम मोदी को विपक्ष को समझाने और देश को तमाम मसलों से परिचित कराने के लिए संसद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और सदन में अक्सर बोलना चाहिए। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी को पूर्व प्रधानमंत्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति मात्र से संस्था के कामकाज पर काफी फर्क पड़ता है। संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। खबरों के मुताबिक संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीपीए ने 29 जनवरी से बजट सत्र की सिफारिश की थी। इस बार 2 भाग होंगे। खबरों के मुताबिक बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। फिर 8 मार्च से 8 अप्रैल तक सत्र चलेगा और 1 जनवरी को केंद्रीय बजट पेश होने की संभावना है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद अब टीकाकरण शुरू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का कार्यक्रम 10 दिन बाद शुरू हो सकता है। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन को डीसीजीआई ने 3 जनवरी रविवार को मंजूरी दी थी। वैक्सीन को लेकर उड़ रहे अफवाहों को आईसीएमआर के पूर्व चीफ डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने गलत बताया। उन्होंने लिखा कि अपील करते हुए लोगों से कहा कि इसे इमरजेंसी जैसे इस्तेमाल में हालात में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। इससे लोगों को गलत संदेश ना दें और वैक्सीन के बारे में सही जानकारी ही आगे बढ़ाएं। आईसीएमआर के पूर्व चीफ डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ जिन 2 वैक्सीन को अनुमति दी गई है, उनमें ना ही पोर्क का कोई अंश है और ना ही वैक्सीन से नपुंसक होने का कोई खतरा है। डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर अफवाहों वाले मैसेज से सावधान रहें। उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो कोरोना हेल्पलाइन पर इसकी सत्यता जांच करें, इसके बाद ही इसे फॉरवर्ड करें। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन 42वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद कर रखा है। सरकार से किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाए। किसान संगठनों और सरकार के साथ 8वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं ने अपनी अगली रणनीति तैयार कर ली। किसान नेताओं का कहना है कि 8 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और सभी एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि अब देश भर में कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि 26 जनवरी को बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान बारिश और ठंड में भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकला। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए किसान बलिदान दे रहे हैं, मगर सरकार की नजर में इनकी कोई कीमत नहीं। शिवसेना ने लिखा कि अगर केंद्र सरकार में इंसानियत होती तो कृषि कानून को तत्काल रूप से स्थगित करवाती और किसानों की जान से खेले जाने वाले को खेल नहीं रोकती। कोरोना महामारी के बीच देश में अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। कई राज्यों में पक्षियों और मुर्गे मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आने से पक्षियों की मौत होती है। इसके साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, इसलिए केंद्र सरकार भी बर्ड फ्लू को लेकर अभी राज्यों को अलर्ट कर चुकी है।
हिमाचल में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2400 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा जिले के पुंग झील में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू का खतरा हरियाणा में भी बढ़ने लगा। दरअसल पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी क्षेत्र के पोल्ट्री फार्मों में लाखों की संख्या में मुर्गियों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल के बाद अब केरल में भी बर्ड फ्लू से दहशत मच चुकी है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया और इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिवसीय समन्वय बैठक हो रही है, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत और भैजा जोशी समेत संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार 5वें दिन भी सुबह बारिश हुई। 5वें दिन ओले को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सिलसिला खत्म होने के बाद अब 7 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। दरअसल बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग बंद है, जिससे जरूरी सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे बंद होने से उधमपुर समेत कई जगहों पर बड़ी संख्या में ट्रक फंस चुके हैं। जाम में फंसे ट्रक चालकों का कहना है कि बीते 5 दिनों से हाईवे जाम है, जिससे अब उन्हें खाने पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें गाड़ियां बर्फ के चलते फिसलती नजर आई। इस दौरान कई गाड़ियां फिसलकर एक दूसरे से टकरा गई। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 29 दिनों बाद फिर बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल में प्रति लीटर 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो डीजल में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल पर 26 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 83.97 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल 25 पैसे महंगा होकर 74.12 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। सफल तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल प्रदेश भर में 7 जनवरी से ड्राई रन चलाया जाएगा। सभी जिलों में 3 शहर और 3 ग्रामीण स्थानों पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ड्राई रन किया जाएगा। कोरोना महामारी को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन लगाने की सभी तैयारियां कर ली है। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग 7 जनवरी से वैक्सीनेशन लगाने का मॉक ड्रिल करेगा और पहले चरण में सरकारी और निजी अस्पताल के 8,376 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सोनीपत में वैक्सीन 10 जनवरी तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग सोनीपत में वैक्सीन लगाने को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएमओ समेत टीम की मीटिंग हुई। वैक्सीन को लगाने को लेकर सोनीपत में 92 जगहों को चिन्हित किया गया है। हरियाणा में पंचकुला के बाद गुड़गांव में ड्राई रन किया जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान वैक्सीन के भंडारण, टीका लगाने के बाद किसी की हालत बिगड़ने पर इंतजाम आदि को परखा जाएगा। गुरुग्राम सीएमओ वीरेंद्र यादव की माने तो ड्राई रन की प्रक्रिया 7 जनवरी को सुबह 7 से 9 के बीच करने की प्लानिंग है। जिले में चिन्हित किए गए वैक्सीनेशन पॉइंट में से किन्हीं 3 जगहों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मी को बुलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 7 जनवरी को ड्राई रन किया जाएगा। बता दें कि करनाल में 6 केंद्रों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी ड्राई रन करेंगे। करनाल में ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सूची और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एससी छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने राहत का प्रावधान किया है। केंद्र की इस योजना से हरियाणा में गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सरकार देगी। केंद्रीय मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 11वीं क्लास के बाद की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। ये एससी के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी योजना है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति में ट्यूशन शुल्क, मासिक रखरखाव भत्ता आदि भी शामिल है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनवारी लाल ने कहा कि अगले 5 सालों में लगभग 1.36 करोड़ गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ छात्रों को कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की और कहा कि हर हालत में देश में एमएसपी पर गारंटी वाला कानून बनना चाहिए ताकि किसानों के अंदर डर का जो माहौल है वो खत्म हो जाए। सरकार पर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बीजेपी कर रही है, लेकिन बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कानून वापसी को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार कई बार गलत फैसले लेती है। पंचकुला में नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल के साथ सभी 20 वार्ड के पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के छोटे कारोबारियों को नए साल का तोहफा दिया है। 5 लाख तक का सालाना टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को बाजार शुल्क में 1% की छूट दी जाएगी। नगर परिषद की ओर से सिरसा शहर वासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देखने के लिए डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई। प्रदेश में सिरसा नगर परिषद पहली ऐसी परिषद है जहां पर डोर स्टेप सेवा शुरू की गई। नगर परिषद आयुक्त संगीता तेतरवाल ने योजना का शुभारंभ किया। निजी सेवा डोर स्टेप सेवा में 4 सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र शामिल है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने पंचकुला के अक्षय ऊर्जा भवन में की। ई चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की फ्री चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर तरुण कपूर ने बताया कि यदि ई चार्जिंग वाहनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे तो लोग ई वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे। तरुण कपूर ने कहा कि हमारे पास सौर ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है, इसलिए ई चार्जिंग स्टेशन देश के लिए हर कोने में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांवों को नगर निगम में शामिल न करने को लेकर कई गांवों के लोगों ने विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा और उससे गुहार लगाई कि वहीं विधायक नयनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे सीएम से मुलाकात कर इस बात पर चर्चा करेंगे। गुरुग्राम में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूलों पर बढ़ रहे खर्च को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल निजी स्कूल संचालकों की मांग है कि पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को भी शुरू किया जाना चाहिए। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद अब 9वीं क्लास से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जिससे स्कूलों पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए पहली से 8वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाना चाहिए। फतेहाबाद के गांव सरवरपुर और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई। ओले की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता देखी जा रही है। गोहाना में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया और कहा अगर इस ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक नहीं लगती तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इंद्री में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह का कहना है कि सरकार कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए कानून थोप रही है। वहीं चरखी दादरी में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार जल्द मांगे मान ले, वरना आंदोलन बड़ा किया जाएगा। इंद्री में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह का कहना है कि सरकार कर्मचारियों पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए कानून थोप रही है। वहीं चरखी दादरी में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में धरना दिया और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार जल्दी उनकी मांगों को पूरा करे। रतिया में खाद की हो रही कालाबाजारी को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों किसानों ने बैठक की। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है।
भड़के किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो किसान खुद कालाबाजारी करने वाली दुकानों के ऊपर ताला जड़ देंगे। करनाल में राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान इस साल गेहूं की अच्छी फसल होने की उम्मीद जता रहे हैं। बारिश की वजह से कृषि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस बार 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा। गोहाना और आसपास के क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। वहीं बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे। दरअसल ये बारिश गेहूं की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। अवैध अतिक्रमण को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 12 डीसी मुख्यालय पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैथल की शुगर मिल कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को लड़का होने की दवाई देने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा। सिविल सर्जन ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि कैथल की शुगर मिल कॉलोनी में एक महिला लड़का होने की अवैध रूप से दवाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूर्व नियोजित तरीके से 2 महिलाओं को नकली ग्राहक बनाकर दवाई देने वाली महिला के पास भेजा। आरोपी महिला ने लड़का होने की एक पुड़िया 1000 रुपए में दी और इसी दौरान आरोपी महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कैथल के सिसमोर गांव में तांत्रिक ने इलाज के बहाने विवाहिता को पतासे में जहरीला पदार्थ दिलाकर खिला दिया, जिससे महिला की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 44 की एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर्स की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आग लगाने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। रतिया के हड़ोली गांव में लापता युवक ने घग्गर नदी के किनारे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नूर जिले के लोहिंग कला गांव में लूट की नियत से घर में घुसे अज्ञात लोगों ने महिला और उसके देवर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। हमले में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए पास अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर धान के गोदाम से 200 बोरी चोरी कर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। महेंद्रगढ़ में भी बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। बता दें कि बंदूक की नोक पर बदमाशों ने फाइनेंशियल कंपनी के ऑफिस में 14 लाख की लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि अब हिमाचल में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। भारी बर्फबारी से बंद अटल टनल रोहतांग की बहाली के काम में बीआरओ के जवान टनल के दोनों ओर सड़क बहाली में जुट चुके हैं। भारी बर्फबारी के कारण बर्फ में पर्यटकों के फंसने की घटना के बाद कुल्लू सहित लाहौल स्पीति प्रशासन सतर्क हो गया। पर्यटकों को अटल टनल की ओर जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं लाहौल के लिए भी आपात स्थिति में सिर्फ 4 व्हील ड्राइव वाहनों की ही अनुमति दी जा रही है। बर्फबारी से पूरे लाहौल घाटी की सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है। बीआरओ ने घाटी में भी सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया और सड़क बहाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते ठंड का डबल अटैक जारी है। वहीं नूरपुर के चौगान बाजार में बारिश और ठंड की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया, जिसके चलते व्यापारी नाखुश हैं। लाहौल घाटी में हुई भारी बर्फबारी के बाद पट्टन इलाके जोबरंग और राजशील गांव की पहाड़ी से ग्लेशियर गिरने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। हालांकि ग्लेशियर गिरने से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन कोई ना कोई उद्योगपति पर्यावरण को दूषित करता नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ प्रशासन ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दूषित पानी से लोगों को एलर्जी और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दुधारू पशु तक नदी का दूषित पानी पीने से कई बार मर चुके हैं। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 8 करोड़ 68 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 18 लाख 74 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं 6 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका से। अमेरिका में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3 लाख 65 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 78 लाख 12 हजार से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 1 लाख 97,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 59 लाख 63 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। रूस में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32 लाख 84 हजार से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से अब तक 59,500 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं 26 लाख 62 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। देश में कोरोना के 17,909 नए केस सामने आए, जबकि 21,160 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 75 हजार से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 99 लाख 96 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 19 लाख 50 हजार को पार कर चुका है, जिनमें से 39,750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 18 लाख 50 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 442 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसके बाद कुल आंकड़ा 6 लाख 12,500 के पार पहुंच चुका है, जिनमें से 4,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस 5,89,600 से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से 8,400 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई, तो वहीं 12,200 से ज्यादा केस अभी एक्टिव है। बिहार में कोरोना के मामले 2,54,600 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 4,100 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। गुजरात में अब तक कोरोना के 2,48,500 से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 4,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 8,700 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। तमिलनाडु में 8,22,300 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। इनमें से 12,170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं 7,800 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,67,600 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 5,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1,59,200 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जबकि 2,900 से ज्यादा का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,45,300 से ज्यादा मामले सामने आए। 8,400 से ज्यादा केस एक्टिव, तो वहीं मरने वालों की संख्या 607 के पार। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,900 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 53,100 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 930 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,400 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,63,500 से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 2,57,900 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 2,600 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे। जानकारी के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने अपना भारत का दौरा रद्द किया। भारत दौरा रद्द करने पर बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से बात कर खेद व्यक्त किया और कहा कि वो इस महीने की शुरुआत में भारत आने में असमर्थ है। ब्रिटेन की सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए एक बार फिर देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से तेजी से फैल रहे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कठिन दौर से गुजर रहा है। नए स्ट्रेन को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लोगों को घरों में रहना होगा। 20 जनवरी को जो बाइडेन सत्ता संभालने वाले, लेकिन व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप को लेकर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। लोगों का मानना है कि ट्रंप अपनी चुनावी हार पर मुहर लगाने वाले हर एक कार्यक्रम का विरोध करेंगे। पुर्तगाल में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद कैंसर के अस्पताल में काम करने वाली एक महिला हेल्थ वर्कर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया था। अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता बताए जाने के बाद अब चीनी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है कि वो चीनी सरकार की देखरेख में है। अटकलें ये भी है कि जैक मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का सीरीज का मुकाबला 7 जनवरी से खेला जाएगा। बता दें कि दोनों ही टीमें सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में भारतीय टीम का 43 सालों से जीत का इंतजार है। बता दें कि अब तक दोनों टीमों ने 12 टेस्ट मैच खेले हैं, मगर सिर्फ 1 में भारत को जीत मिली, जबकि 5 टेस्ट में हार और 6 ड्रॉ रहे।
भारतीय टीम में खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब केएल राहुल टीम इंडिया के अभ्यास सत्र में चोटिल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें बाकी 2 टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा। श्रीलंका दौरे पर पहुंचते इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका मिला। दरअसल इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब उन्हें 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। श्रीलंका दौरे पर इंग्लैंड की टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 14 से 18 जनवरी के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच 22 से 26 जनवरी के बीच खेला जाएगा। बता दें कि ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। चलिए खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत।